नमस्कार एवरीवन। आज का ये सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको पता ही है 27 मार्च को केवीएस एनवीएस को। उसी को देखते हुए मैं एक मैराथन क्लास लेके आई हूँ जिसके अंदर प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं टॉपिक वाइज सोल्व करवाऊंगी। और एक रिक्वेस्ट है कि अपना रजिस्टर नोटबुक साथ रजिस्टर और पेन साथ लेके बैठे, पहले क्वेश्चनों को खुद सोल्व करें, उसके बाद ही आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। ये देखिए कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहाँ तक है और आपको किस क्वेश्चन में कहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेस रहेगा डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी रूल को एक बार आप रिवाइज करना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी नंबर गिवन है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से। ध्यान रखना 11 से कोई भी नंबर तभी डिवाइड होता है यदि उसकी सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस दोनों का डिफरेंस करें वो 11 से डिवाइड हो। यहाँ पर मैं एक और दूसरा तरीका बताती हूँ। आप डिजिट्स को काउंट करें, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर इसको इवन बना लो, आगे 0 लगा दो। किसी भी नंबर के आगे 0 लगा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर अब क्या करना है, इनको पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि वैसे करोगे एक साथ तो क्वेश्चन लंबा पड़ जाएगा। क्यों हम इतना बर्डन ले अपने ऊपर। 7 माइनस 0 किया, 3 माइनस 6 किया, स्टार माइनस 6 माइनस स्टार किया, 2 माइनस 4 किया। जब इनको ऐड करती हूँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद पेयरों को, तो जो आएगा वो हर हाल में किससे डिवाइड होना चाहिए भाई, 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 से डिवाइड होने का मतलब या तो 0 आएगा या 11 22 33। कहने का मतलब 11 का ही कोई मल्टीपल आएगा। यहाँ पर देखिए 7 और 6 13 में से 5 गए, 8 माइनस स्टार आ रहा है। ये 11 से डिवाइड होगा, 0 11 22 इनमें से कुछ होगा। मैं अब अपने ऑप्शन पे जाती हूँ, मैं ऑप्शन पे देखती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन 8 ही दिख रहा है। 8 माइनस 8 0 आया तो ऑब्वियस है 0 11 से डिवाइड होगा क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है। और ध्यान रखना यदि मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूंगी आंसर इन्फिनिटी होगा, लेकिन 0 को जब मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगी आंसर मेरा क्या होगा, 0 होगा। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड मूव ऑन करते हैं। Find the smallest number that can be subtracted from this so that it becomes divisible by 8। घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन कितना ही नंबर कितना ही बड़ा हो, आपको कोई भी नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ उसकी लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। यदि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो कितना ही बड़ा नंबर हो वो नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। देखिए 3 2 6 को 8 से डिवाइड करिए, 8 4 जार 32, 6 8 0 0। आपका रिमाइंडर क्या बचा, 6 बचा। इसका मतलब ये 6 एक्स्ट्रा है। अगर ये 6 सब्ट्रैक्ट कर दूं उस नंबर से तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8 से। अगर 4 से डिवाइड होता तो लास्ट की 2 डिजिट देखते, अगर 2 से डिवाइड होता तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखते। समझ में आया। अगर वो यहाँ पर स्टेटमेंट को चेंज कर देता, वो कहता क्या ऐड करूं, तो ऐड के टाइम ध्यान रखना आप इसको किससे डिवाइड कर लेते, यहाँ पर 3 2 6। अगर स्टेटमेंट में सब्ट्रैक्शन की जगह ऐड आ जाता तो यहाँ पर 8 1 जार 8 कर देते। इसका मतलब -2 की कमी है। अगर ये 2 और ऐड हो जाता तो ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो ध्यान रखना ऐड क्या करूं और सब्ट्रैक्ट क्या करूं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। जो जो बनने की उम्मीद है सारे वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। नेक्स्ट देखना, वो कह रहा है कि लीस्ट वैल्यू। क्वेश्चन अच्छा है, आप अंधाधुंध बिना आंख देख खोले आप टिक लगाएंगे। देखिए लास्ट 3 डिजिट बोली है P48 और आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मैंने अभी बताया। आप अपने ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन को 2 देखेंगे और इतनी जल्दबाजी में बच्चे 2 4, ओ भाई हो रहा है डिवाइड, 8 3 जा 24 8 और आप आंसर क्या लगा के आ जाएंगे 2। लेकिन मैंने कहा आपका क्वेश्चन तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा लिस्ट वैल्यू मतलब छोटी से छोटी वैल्यू। तो आप ऑप्शन पहला ऑप्शन देखते ही जल्दबाजी मत कर देना।
आप अपने और ऑप्शन पे जाओ, क्या पता इससे कोई छोटी वैल्यू और हो और वो डिवाइड हो जाए। देखिए अब दूसरे ऑप्शन पे गए, 048, 8 6 48 हर हाल में डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। आया समझ में? तो आपको पता चला कि आप कहाँ मिस्टेक करने वाले थे। इसलिए कह रही हूँ रजिस्टर्ड नोटबुक खोल के बैठो ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ मिस्टेक करोगे, ताकि एग्जाम में वो चीज आपके अंदर माइंड में रहे कि हाँ मैंने यहाँ मिस्टेक की थी जो अब मुझे नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 45, जब मैं किसी नंबर को 45 से डिवाइड करती हूँ रिमाइंडर 21 बचता है। और वो कह रहा है जब मैं इसी नंबर को 15 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ ले, आप क्या करना, जो पहले केस में रिमाइंडर बचा था उसी को 15 से डिवाइड कर देना। 15 1 4 15, आपका रिमाइंडर क्या बचा था? 6, तो 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बाय द वे वो क्वेश्चन के अंदर हम सारे केस लेके चलेंगे, एक ही क्वेश्चन पे, एक ही केस पे नहीं बैठेंगे। बाय द वो एग्जाम में कह दे when square of this number is divided by 15, when square of this number is divided by 15 then remainder is, तो आप ये नहीं कि उस नंबर का स्क्वायर करोगे, आप क्या करोगे, जो रिमाइंडर बचा उसी का स्क्वायर कर लेना 21 का और उसका 15 से डिवाइड कर देते। वो कहता थ्राइस ऑफ दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 3 गुना, तो आप 21 को 3 से गुना करके 15 से डिवाइड कर लेते। जो कहे वो रिमाइंडर का करना है, ना कि उस नंबर का करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि नंबर का करोगे तो नहीं निकलेगा, क्वेश्चन तब भी निकलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो आपको क्यों इतने लंबे मेथड में फंसना, आप डायरेक्ट करिए। हाँ, मैं सब्जेक्टिव का 40 मार्क्स का आपका बताऊंगी कल या परसों, 1-2 दिन में एग्जाम से पहले बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब आते हैं, कान खोल के सुन लो, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो दो नंबर जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। क्या बोला मैंने? वो दो नंबर जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, उन नंबर को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। जैसे कि क्या हुआ, मैंने कहा 4 और 9 ये दोनों को प्राइम है, 3 और 5 ये को प्राइम है, 6 और 15 तो को प्राइम नहीं है अभी, 6 और इसके साथ आप ले लो कोई भी 17, ये क्या है? को प्राइम। इसका मतलब हमें पता चला को प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। कहने का मतलब जिनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो। आपको पता है 4 और 9 में कॉमन कुछ नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम। यहाँ पर 3 और 5 क्या कहलाएगा? को प्राइम। वो कहेगा 6 और 17। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, किस टाइप से आएगा कि आपको 3-4 पेयर दे देंगे, उनमें पूछेंगे कि कौन सा नंबर को प्राइम नंबर है। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। नाम में प्राइम है तो ये नहीं कि वो प्राइम नंबर होंगे, वो दोनों नंबर कंपोजिट भी हो सकते हैं, वो दोनों नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। को प्राइम में ये कंडीशन नहीं होती कि वो नंबर कैसे होंगे, सिर्फ कंडीशन ये होती है वो दो नंबर कोई भी हो लेकिन उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आए? 1 आए, वही क्या होगा? को प्राइम होगा। यहाँ पर देखिए, उसके बाद बात आती है रिलेटिव प्राइम। दो नंबर रिलेटिव प्राइम हैं तो हर हाल में वो दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे 3 और 5 हो गया, 5 और 7 हो गया, 7 और 9 हो गया, ये सारे क्या हैं? रिलेटिव प्राइम। 5 7, उसके बाद 3 5 5 7, उसके बाद 11 13, ये नंबर क्या है? रिलेटिव प्राइम। देखिए रिलेटिव प्राइम में क्या होता है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, हो गए। उसके बाद इनके बीच में एक स्किप होना चाहिए, या आप कह सकते हो
कि इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस करूं वो 2 आना चाहिए। 5 घटा 3 2, 7 घटा 5 2, 13 घटा 11 2। समझ में आया? तो ये क्या कहलाएंगे? रिलेटिव प्राइम। क्या कंडीशन बताई रिलेटिव प्राइम की? दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। जब मैं उनका डिफरेंस करूं दोनों नंबरों का तो वो 2 आए। 5 घटा 3 2 आए। नंबर कितना स्किप होना चाहिए बीच में? 1 1। ठीक है। उसके बाद आती है परफेक्ट नंबर। अच्छा है, परफेक्ट नंबर वो नंबर कहलाएंगे, ध्यान रखना क्या होते हैं परफेक्ट नंबर। यदि मैं उसका पेयर फैक्टर करूं, जैसे 6 उठाती हूं, 6 के फैक्टर करिए। फैक्टर वो नंबर होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स का मतलब वो नंबर है जो उस नंबर को कंप्लीटली क्या कर दे? डिवाइड कर दे। 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 6। ये 6 को देखिए कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 1 भी 6 को कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है और 6 भी कर रहा है। इसका मतलब ये 6 के क्या हुए? फैक्टर हुए हैं। अब मैं क्या कहती हूँ को क्या बोल रही हूँ? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स sum of its proper divisor, a number whose sum of its proper divisor is equal to the number itself। ध्यान रखना, a number लिख लो चाहे आप डेफिनेशन, a number whose sum of its proper divisor, sum of its proper divisor is equal to the proper divisor is equal to the number itself, equal to the number itself। ध्यान रहेगा, मैं बोल रही हूं उससे समझ लेना। अब ये प्रॉपर वर्ड और आ गया, ध्यान रखना। प्रॉपर का मतलब ये 6 के सभी फैक्टर हैं। अगर मैं 6 के सिर्फ प्रॉपर फैक्टर की बात करती हूं तो वो क्या होगा? 1 2 3। हमेशा ध्यान रखना 6 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, 6 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब इनका सम करिए, 2 1 जमा 2 जमा 3, 3 2 5 और 1 6 आ गया 6 के बराबर। तो क्या हुआ? परफेक्ट नंबर वो नंबर हुए यदि मैं इसके प्रॉपर डिवाइजर का सम करूं तो वो किसके इक्वल आए? उसके नंबर के इक्वल आए। जैसे 28 उठाती हूँ क्योंकि 6 के बाद नेक्स्ट 28 ही है जो आपका परफेक्ट नंबर होगा। 28 के प्रॉपर डिवाइजर देखिए 1 होगा, 2 होगा, 4 होंगे, 7 होंगे, उसके बाद 14 होंगे, उसके बाद कोई और नहीं होने वाला। 28 है फैक्टर लेकिन वो प्रॉपर डिवाइजर नहीं है। अब देखिए सम करिए, 1 जमा 2 जमा 4 जमा 7 जमा 14, 14 7 21, 21 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। जब मैंने इसके प्रॉपर डिवाइजर का सम किया तो किसके इक्वल आया? ये किसके इक्वल आया? 28 के। तो इसका मतलब 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। तो आपको याद रखना है 6 एक परफेक्ट नंबर है, 28 एक परफेक्ट नंबर है, 496 एक परफेक्ट नंबर है, उसके बाद 8228 एक परफेक्ट नंबर है और इनके बीच में कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर नहीं होगा। इसलिए एग्जाम में आए तो ये याद रखना सिर्फ ये 4 नंबर है जो परफेक्ट नंबर है। तो आप ये नहीं कि बार बार क्वेश्चन को करके देखेंगे, आप सिर्फ इन 4 नंबरों को याद रख लेंगे तो क्वेश्चन पेपर इजी हो जाएगा। अगर भूल जाओ तो फिर आप इस तरीके से फैक्टर बनाएंगे, उसके सम प्रॉपर डिवाइजर का सम करके देखेंगे, यदि वो उसी के बराबर आ गया तो वो क्या है? प्रॉपर नंबर, परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट देखना, जब मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 बचता है। यदि मैं क्यूब ऑफ दैट नंबर को 7 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा? क्या होगा इस केस में? देखिए मैंने अभी बताया था कि जब मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रही हूँ रिमाइंडर 1 बच रहा है। यदि मैं इस नंबर के क्यूब को, तो कहीं मैं क्यूब को 7 से डिवाइड ना करने लग जाऊं। मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर बचा उसी का क्यूब कर देना है, उसी को 7 से डिवाइड कर देना है। 1 का क्यूब का मतलब 1 ही होगा। 7 को 1 से डिवाइड करोगे 7 0 0, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। समझ में आया? आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
What is the remainder when 7 की पावर 42 is divided by 48? जब 7 की पावर 42 को किससे डिवाइड करें हम? 48 से। कैसे होगा? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 7 की पावर 42 को 48 किसी की भी पावर हो डिवाइड करना है। अब आप सीधी सी बात है 7 की पावर 42 आप निकालने लगे तो शायद आप पूरे पेपर में 7 की पावर 42 को सोल्व करते रह जाएंगे। आपको ऐसे नहीं करना, आपको ये देखना है कि 7 की क्या पावर लूं कि वो जब मैं 7 की वो पावर लूं उसको 48 से डिवाइड करूं, या तो रिमाइंडर 0 बचे या 1 बचे या -1। देखिए, अगर मैं 7 की पावर 1 को 48 से डिवाइड करती हूँ, बहुत लंबा पड़ेगा, रिमाइंडर नहीं ले रही मैं। 7 की पावर 2 को मैं 48 से डिवाइड करती हूँ, 7 की पावर 2 सभी को पता है 49 होती है, 49 को 48 से डिवाइड करती हूँ, क्या बचता है? 1 बच रहा है 1। तो क्यों ना मैं 7 की पावर 2 को 42 को लिख दूं, 7 की पावर 2 और इसकी पावर 21 और इसको 48 से डिवाइड कर दूं यहाँ तक। अब ये क्या बचेगा? देखिए, अभी मैंने देखा 7 की पावर 2 को 48 से डिवाइड कर रही थी, मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा था? 1। इसका मतलब ये बचेगा 1 की पावर 21, और 1 की पावर कितनी भी हो आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा। और क्वेश्चन कितनी जल्दी हो गया। समझ में आया? आपको जब भी ऐसे पावर का क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, जो भी पावर है उसको लगा के देखना है, अप्लाई कर के देखना है कि किस पावर पे आपका रिमाइंडर 0, 1 या -1 होगा, ताकि क्वेश्चन मेरा इजी बन जाए। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो। What will be the remainder when 2 की पावर 256 is divided by 17? 2 की पावर 256 है, इसको मैं 17 से डिवाइड करने वाली हूँ। 2 की पावर 256 को अब 17 से डिवाइड करिए। देखिए, 2 की पावर मैं सीधा कर रही हूँ। 2 की पावर 4 मुझे पता है 16 होता है 2 की पावर 4 सभी को पता है 16 होता है। और जब मैं 16 को 17 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 1 की कमी आएगी, मतलब -1 बचेगा। 1 की कमी आएगी भाई, 16 को 17 से करेंगे, 17 1 जार 17, -1 रिमाइंडर बचेगा। मैंने कहा था वही पावर लिखना जिसपे 1 -1 या 0 आए। मैंने लिख दिया, इसको क्या लिख दिया? 2 की पावर 4 और ये हो गया 64 और इसकी पावर 17। ये कैसे लिखते हैं? a की पावर m और इसकी पावर n, ध्यान रखना किसके इक्वल होता है? a की पावर mn हो गया। यहाँ पर ये बचा -1 की पावर 64, यही बचेगा। -1 की पावर इवन है तो ऑब्वियस आंसर क्या होगा? 1 होगा। रिमाइंडर -1 बचा। 2 की पावर 4 को जब 17 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचेगा? -1। अभी तो क्या था कि उसकी आप सिर्फ एक नंबर को कर लो, उसकी पावर कुछ भी हो तो आपको रिमाइंडर की ही पावर करनी है, रिमाइंडर की ही पावर करनी है और कुछ नहीं करना। अगर वो कहीं नंबर का स्क्वायर तो आपको नंबर का स्क्वायर नहीं करना, आपको रिमाइंडर का स्क्वायर करना है। समझ में आया? मैंने एक नंबर 2 की पावर 4 को 17 से डिवाइड किया, -1 बचा। जब मैं इस नंबर की पावर को 64 से डिवाइड करूंगी तो क्या बचेगा? उस केस में आपको सिर्फ रिमाइंडर को करना है, ना कि पूरे नंबर को करने लगे। पूरे नंबर को करने लगे तो बस एक क्वेश्चन में ही हो लिया आपका गुजारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यदि 77 की पावर 77 प्लस 77 को अब किससे डिवाइड करेंगे? 78 से। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? यहाँ पर देखिए 77 की पावर 77 प्लस 77 है, आपको किससे डिवाइड करना है? 78 से करना है। अब एक काम करिए, इसको लिख दीजिए 77 की पावर 77 बाय 78। अब न्यूमरेटर को तो सेपरेट कर सकते हैं, सभी को पता है, डिनोमिनेटर को सेपरेट नहीं कर सकते। कर लेंगे इतना तो। अब न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेट नहीं कर सकते। जब मैं 77 को 78 से डिवाइड करूंगी, ऑब्वियस है रिमाइंडर -1 बचेगा। -1 की पावर 77। अब मुझे लगता है ये ध्यान रहेगा कि पावर को क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा दिए कि जो रिमाइंडर बचता है वो कहीं उसका स्क्वायर, तो रिमाइंडर का स्क्वायर करना है, वो कहीं उसका क्यूब तो रिमाइंडर का क्यूब।
वो कहे इसका 2 टाइम्स, तो रिमाइंडर का 2 टाइम्स, ठीक है। -1 प्लस ये क्या बचेगा, -1 -2, इसका मतलब -2 की कमी पड़ रही है, -2 की कमी पड़ रही है। -2 की कमी पड़ने का मतलब जब मैंने डिवाइड किया होगा उस नंबर से, जब मैंने 78 से डिवाइड किया होगा तो यहाँ पर -2 हुआ होगा। इसका मतलब ऑब्वियस है क्या होगा वो नंबर, किसकी रिमाइंडर क्या बचा होगा, 76, तभी तो 2 की कमी पड़ी, तो 78 -2 क्या बचा होगा रिमाइंडर, 76। ध्यान देना यहाँ पर भी, इसलिए मैंने क्वेश्चनों को उठाते हुए ध्यान रखा है कि हर क्वेश्चन पे आप कुछ सीखे, ऐसा ना हो क्वेश्चन कोई भी मॉडिफिकेशन का हो, हर उस क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है, सेम कोई क्वेश्चन पिक नहीं किया, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप कितना कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर मैं बता दूं, आपके पास सिर्फ आपको एक कंडीशन याद रखनी है और कुछ नहीं, पीआरटी में इतना ही आएगा, ना कि इसकी स्टेटमेंट आएगी। वो कहेगा ए और बी कोई भी आपके पास क्या है, नंबर है, ए और बी आपके पास कोई भी नंबर है। जब आप किसी भी नंबर को ए को बी से डिवाइड करेंगे, ए को बी से डिवाइड करेंगे, आपका क्या आएगा, यहाँ पर क्यू क्वोशिएंट आएगा और आर रिमाइंडर आएगा, क्यू क्वोशिएंट आएगा। ध्यान रखना ये क्या होता है, ए ये होता है डिविडेंड, ठीक है, क्या होता है डिविडेंड, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना भाई। ये रिमाइंडर होता है, ये क्या होता है क्वोशिएंट होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है डिवाइजर होता है, क्या होता है डिवाइजर। समझ में आया। तो जो ए है वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू प्लस आर के। ए क्या होगा, ध्यान रखना, आप जब पहले छोटे थे तो डिवाइड के क्वेश्चन करते थे तो उसकी वेरिफिकेशन भी करते थे, यही तो करते थे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो आप कर देंगे। वेयर जो ये आर की कंडीशन है ना, इस पे आप कंफ्यूज होंगे, और डिवीजन एल्गोरिथम में यही आएगा कि ए और बी कोई भी दो इंटीजर हैं, तो आप डिवाइड करोगे तो जो आर की कंडीशन है, 4 आर की कंडीशन लिखी रहेगी, ये कंडीशन होती है 0 लेस। ये कहने का मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब कि या तो आपका आर 0 होगा या 0 से क्या होगा, कुछ बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, बी से हमेशा क्या होगा, छोटा। ऑब्वियस है, जिससे भाग कर रहे हैं रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे, एक बार ये हो सकता है, एक बार ये हो सकता है, एक बार नन ऑफ दीज हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम। 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका तो मैंने सोचा छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन ही बहुत जरूरी रहता है। तो आपको इतनी कंडीशन याद रखनी है, क्या है कि ए और बी दो इंटीजर है, व्हेन वी डिवाइड बी ए बाय बी देन आर जो आएगा वो 0 लेस देन इक्वल टू आर होगा, लेस देन बी, और ए को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। मैंने कहा ए का लिखने पे नहीं आती, हमेशा आर पर कंडीशन आती है, और मैं 101% कह रही हूँ, तब भी आप आर पे कंफ्यूज रहेंगे। आप इस तरीके से डिवाइड करके तो देख सकते हैं, अपने बचपन में चले जाइए, वहां पर किसी भी नंबर को 8 को 5 से कर लीजिए, कोई एग्जाम्पल लेके देख लेना। जब आप कहीं फंसते हुए लगो, आप पजल हो जाओ, तो सीधी सी बात है, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेना 1-2 जहां से आपको पता चल जाए। जैसे 8 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, रिमाइंडर देखना 3 बचा, हमेशा 5 से छोटा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट टाइप आएगी हमारी यूनिट डिजिट निकालने की। क्या होती है यूनिट डिजिट, मैं बता दूं, किसी भी नंबर में जो इकाई का अंक होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 है, तो ये 3 क्या है, यूनिट डिजिट है। 3 क्या है, यूनिट डिजिट निकालते हुए, जैसे 2 5 6 है, 3 6 9 है, 4 8 5 है, कुछ भी है,
आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट उठानी है। जो बीच में एक्सप्रेशंस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो सब लगे रहने देना। उनमें प्लस है, माइनस है, कोई भी एक्सप्रेशन लग रहा है उसे लगने देना। जो आपकी यूनिट डिजिट है 6 5 जा 54, 4 4 5 जा 20, आपकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0। यूनिट डिजिट में क्या होता है, एक साइकिल को, पैटर्न को फॉलो करता है। अभी बताती हूँ, क्वेश्चन के अंदर मैंने मेंशन किया है अभी। इसके बाद व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द कोफिशिएंट, क्या है 813641, यहाँ पर है 813, स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान रखना। 471, मैंने कहा आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, 3 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा। जो एक्सप्रेशन इन बिटवीन लग रहा है उसे लगे रहने देना। 3 6 जार 18 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, तो यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी, 8 होगी। आया समझ में, यूनिट डिजिट क्या होगी आपकी, 8 होगी। नेक्स्ट देखना, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 3 5 स्टार, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 1 की 3 5 7 9 अप टू क्या है 999 है। और भाई अब फंस गई, क्या करें, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता अगर उसे हम ध्यान से देखते हैं। इस नंबर को, अब मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, शायद आपको भी समझ में, हम इस नंबर को नहीं आ रहा तो क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन को बार बार लिखने लग जाते हैं। 5 7 9, इसके बाद 11 आएगा, इसके बाद 13 आएगा, इसके बाद 15 आएगा, 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 21 आएगा, 23 आएगा। आप सोचोगे क्या कहानी बना दी है, हमें बेवकूफ बना रहे हो। नहीं भाई, मैं बेवकूफ नहीं बना रही, मैं आपको एक समझाना चाह रही हूँ चीज। देखिए, मुझे यूनिट डिजिट, मैंने इस नंबर को लिखना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे तो आता नहीं था। क्या किया, मैंने देखा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है। फिर से रिपीटेशन हो गई, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, फिर से रिपीटेशन हो जाएगी 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इसका मतलब 5 5 का पेयर बन गया, 1 से लेकर 999 तक। हम कहने का मतलब 1 से 1000 तक नंबर है जिसमें ओड नंबर की मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब 1 से 1000 तक 500 इवन नंबर होंगे और 500 ही ओड नंबर होंगे। मैंने 500, ये मेरे पास 500 नंबर है, 500 नंबरों में 5 5 नंबर की पेयर कर ली। ऐसे 5 5 नंबर के कितने पेयर बनेंगे, 500 से 100 बनेंगे। समझ में आया, कितने पेयर बनेंगे, 100 बनेंगे। बन गए। यहाँ से देखिए, पहले वाले पेयर से देखिए, 3 1 जार, 5 3 जार 15, 5 आया, 5 7 जार 35, 5 आया, 5 9 जार 45। पहले पेयर से यूनिट डिजिट 5 आया, इससे भी 5 आएगा, आगे ऐसे ही 100 बार 5 आएगा। 5 5 को जब 100 बार मल्टीप्लाई करूंगी 5 की पावर 100 आएगा, यही आएगा। अब मैं बताती हूँ इसके आगे क्या करना है। एक बात देखना, 5 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25, फिर 125, 625, हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ, अगर पावर में आ जाए क्या करना है। 5 की पावर 100 है, पावर में आ गया, क्या करना है आपको, जब भी पावर में आ जाए इसको मैं अरेंज कर दूं। आ गया समझ में, मैं अब पावर का बता देती हूँ क्या करते हैं। देखिए, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख लो, पावर को 4 से डिवाइड करो। पावर को 4 से डिवाइड करोगे 25 4 जार 100 होता है, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है उस केस में तो क्या करना है, उसी नंबर को 5 से डिवाइड कर, 5 4 बार मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, फिर 5 5 ही आएगा। अगर रिमाइंडर 0 ना आके 5 की पावर 2 आ जाता तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया, फिर भी 5 आएगा। समझ में आया, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर इन केस रिमाइंडर 0 आ जाए
तो उस नंबर को ही 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 4 बार। अदरवाइज जो पावर बचेगी उसको जितनी बार है उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से जो यूनिट डिजिट उठाएगा उसे लिखेंगे। ये आखिर 4 से क्यों करते हैं वो मैं बताती हूँ। क्यों करते हैं ये 4 से डिवाइड? देखिए, मुझे उस वक्त मैं बता रही थी कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। देखिए, हर नंबर एक साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। क्या होती है? जैसे कि ये यहाँ पर देखिए, ये मैंने 2 रखा, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। 2 2 जार 4 आया, 4 2 जार 8 आया, 8 2 जार 16 आया। फिर मैं 5वीं बार करूंगी, फिर से 2 आ जाएगा 32 का। अब 3 ले लीजिए, 3 3 3 3 लीजिए, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, फिर से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका मतलब हर नंबर यूनिट डिजिट 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 5वीं बार वही आता है जो वो इटसेल्फ था। इसलिए हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं पावर को। समझ में आया? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है साइक्लिसिटी क्या होती है, वहां से हमें ये देखना है साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद वापिस फिर से वही आता है, वही साइक्लिसिटी कहलाता है। अभी मैंने लिखा है, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है क्वेश्चन? 2 का पावर 5 है, क्रॉस 25 की स्क्वायर है ये, और क्रॉस 3 की पावर 7 है। यही है, मैंने क्या बताया? 2 की जो भी पावर है 4 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर बचा। यहाँ पर 5 की पावर 2 ही लिखेंगे, 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 की पावर 7 है, 7 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। आया यहाँ तक? ये देखिए क्या बचेगा? 2। 5 की पावर 2 5 होगा, 3 की पावर 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 7 आएगा। देखिए यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। आया समझ में? यूनिट डिजिट क्या होगा आपका? 0 होगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन क्या है? 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4। तो इसके अंदर हमें क्या करना है? 1 क्रॉस 2 है, क्रॉस 3 है, क्रॉस 4 है, क्रॉस 5 है, क्रॉस 6 7 8 9 10, अपॉन में 100 है। तो आप एक काम करना, पहले अगर कोई फ्रैक्शन इस तरीके से देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो कोशिश करो डिवीजन डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सोल्व कर लीजिए, कैंसिल कर दीजिए। देखिए 10 से 10 गया, 2 और 5 10 आया, हो गया कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा? 1 3 जार 3, 3 4 जार 12, 12 2 6 जार 12, यहाँ पर 2 बचा, 2 7 जार 14, 4 बचा, 4 8 जार 32, 2 आया, 2 9 जार 18। तो आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 8 होगी। बाकी सबको छोड़ते हुए चलना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को अपने साथ रखना है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, मैं अभी बता रही थी कि साइक्लिसिटी क्या होती है किसी भी नंबर की। यहाँ पर देखना, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, रटना मत। आज ऐसा, अब के टाइम बहुत शॉर्ट टाइम है, इसमें कुछ नई चीजें रटने की कोशिश मत करना। जो किया हुआ है उसी को रिवाइज करना, क्योंकि यूनिट डिजिट इतना टफ नहीं जिसको निकाल ना सको, रटने की जरूरत पड़े। आगे आएगी, हो सकता है एग्जाम में आपके यूनिट डिजिट ना निकलवा के वो पूछ ले कि इस नंबर की साइक्लिसिटी क्या है। तो मैंने बताया था अभी, जैसे 0 को एक बार ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 बार करेंगे तब भी 0 ही आएगा। इसका मतलब 0 की साइक्लिसिटी 0 होगी। इसी तरीके से 1 की पावर 1 भी 1 ही होता है, 1 की पावर 2 भी 1 होगा, 1 की क्यूब भी, 1 की कोई भी पावर ले लो, इसका मतलब 1 की साइक्लिसिटी 1 ही रहेगी। 5 की पावर 1 लोगे 5 होगा, 2 लोगे 5 होगा, 3 लोगे तब भी 5 होगा, इसका मतलब 5 की साइक्लिसिटी भी 1 ही रहेगी।
इसी तरीके से 6 की पावर कुछ भी ले लोगे, 6 2 का लोगे तब भी 6 रहेगा, तो ध्यान रखना 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 रहेगी। उसके बाद 2 की मैंने बताई अभी, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 5वीं बार फिर से 2 आएगा, है ना, तो इसका मतलब 2 की साइक्लिसिटी क्या रहेगी, 4 रहेगी। 3 की भी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5वीं बार वही नंबर आएगा, तो 3 की साइक्लिसिटी क्या रहेगी, हर 4 के बाद 5वीं बार वो आ रहा है, 4 का राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, समझ में आया। 4 और 9 की देखिए, 4 की 1 4 रहेगी, 4 की 2 6 रहेगी, लेकिन 4 की 3 करूंगी फिर से 4 आएगी, तो 4 की साइक्लिसिटी कितनी रहेगी, 2 रहेगी। तो अब साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऐसे ही 9 की है। अब कॉन्सेप्ट आता है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160। बहुत ध्यान से करना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। 2160 के नंबर ऑफ फैक्टर आ जाए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाए, या क्वेश्चन हो सकता है सम ऑफ फैक्टर आ जाए, फाइंड द इवन नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे, आप पहले 2160 को लिखेंगे, फैक्टर बनाइए 080, 2 से जाएगा 540 जाएगा, 2 से 270 जाएगा, 2 से 135 जाएगा, 3 से 45 जाएगा, 3 से 15 जाएगा, 3 से 5 जाएगा, यही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2160 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 क्रॉस 5 की पावर 1। ठीक है, ये तो हर क्वेश्चन में करना है जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर कुछ भी पूछे। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एग्जामिनर आपसे पूछ रहे कि 2160 के कितने फैक्टर होंगे तो क्या करना है। सबसे पहले नंबर को प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखना है। लिख दिया, नंबर को प्राइम नंबर की पावर की फॉर्म में लिखना है, जो मैंने लिख दिया। अब जो पावर है उसमें 1 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई करते चलो, 3 + 1 प्लस क्रॉस 1 + 1। पावर में 1 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई करते हुए चलो, 4 और 1 5, 3 2 4, 1 और 1 5 चौके 20, 2 40। इसका मतलब अगर फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर तो 2160 के कितने फैक्टर होंगे, 40 होंगे। वो पूछ सकता था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160, तो कितने होंगे, 40 होंगे। दोनों में से कुछ भी आ जाए, आंसर क्या होगा, 40 होगा। अब आंसर एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। जब इवन की पूछेगा, एक बात देखना, जब इवन की पूछेगा तो क्या करना है, आपने इनको ऐसे ही लिखना है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 क्रॉस 5 की पावर 1, यही लिखोगे। अब आप एक बात देखिए, आपने, मैं एक बात बताती हूँ, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे 4 आएगा, 2 को 3 के साथ करेंगे 6 आएगा। इसका मतलब 2 की मल्टीप्लीकेशन चाहे इवन के साथ हो चाहे ओड के साथ हमेशा इवन आता है। तो क्यों ना मैं एक 2 को बाहर कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 2 की 3, 3 की 3, 5 की पावर 1। जो बाहर ले लिया उसको भूल जाइए, बाहर जो गया वो भूल गए। अंदर वाले से बात करते हैं, पावर जो है 1 1 ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, और कुछ नहीं करना। समझ में आया, 4 गुना 4 गुना 2, 4 दूनी 16, दूनी 32। एक बात बताइए, इसका मतलब इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए, 32 आए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे, 40 थे। जो बच गए 40 माइनस 32 वो क्या हुए, ओड नंबर ऑफ फैक्टर। क्या हुए, ओड नंबर ऑफ फैक्टर हुए। कितने हुए, 8। आप कहते नहीं हमें ये ना निकालना, हम तो डायरेक्ट निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं बता देती हूँ। डायरेक्ट का भी टेंशन क्यों लेनी है ना। 2 की पावर 4 था, 3 की पावर 3 था, 5 की पावर 1 था। अब मुझे ये तो पता है
कि मैं अगर इवन से मल्टीप्लाई करूंगी ओड को तो इवन आएगा, तो मैं सभी इवन को बाहर निकाल देती हूँ। अब मैं अंदर ओड को रख लेती हूँ। इतना तो कर सकते हैं, कर लेंगे। अब वही काम है, पावर में 1 ऐड करो, मल्टीप्लाई करते चलो, यही काम करेंगे। 4 गुना 2 क्या आ जाएगा? 8 आया। तब भी 8 आंसर था, अब भी 8 आंसर है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2160 विच आर मल्टीपल ऑफ 18। जो 18 के मल्टीपल है, कोई बात नहीं, हम इसको भी करेंगे बड़े अच्छे से। 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है। 18 का मल्टीपल है, इसका मतलब 18 बाहर निकालना है। देखिए 3 की पावर 2, 3 3 9 गुना 2 बाहर निकालिए, 18 बाहर निकल गया। अंदर कितना बचा? 2 की 3 बचा, 3 की पावर 1 बचा, 5 की पावर 1 बचा, यही बचा। यहाँ पर आएगा 18 बाहर निकल गया, 2 की 3 गुना 5, यही बचा। जो पावर जो बचा उसकी पावर में 1 1 ऐड करते, मल्टीप्लाई करते हुए चलो, और कुछ तो करना ही नहीं आपको। 3 4 गुना 2 4 दूनी 8 दूनी 16। समझ में आया? तो आज के बाद मेरे हिसाब से नंबर ऑफ फैक्टर कैसे भी निकलवा ले, किसी का भी मल्टीपल निकलवा ले, आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अब क्या है? व्हाट विल बी द सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2160? कुछ नहीं, अभी आपको फैक्टर करने मैंने बताए। 2160 बार बार इसलिए ले रही हूं ताकि बार बार फैक्टर ना करने पड़े। आपको पता ही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर की फॉर्म में लिखना है, कैसे करना है वो मैंने अभी आपको करके दिखाया। जैसे 2160 है, सबसे पहले किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, फिर किससे होगा, किससे होगा। यहाँ पर लिखा 2 की 4 है, 3 की 3 है, क्रॉस 5 की पावर 1 है, लिख दिया यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है? जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है, -1 बाय 2 -1। पावर है उसमें 1 ऐड करना है, -1 बाय 3 -1। पावर है उसमें 1 ऐड करना है, -1 बाय 5 -1। आ गया यहाँ तक। ये आएगा 32 घटाए 1 31 बटे 1, ये आएगा 3 3 9 81 80 बटे में 2, ये आएगा 24 बटे में 4। आ गया यहाँ तक। ये क्या बनेगा? 31 गुना 40 गुना 6, ये बनेगा 6 6 18, 1 गुना 40, ये बनेगा 4 6 24 38। देख लेना भाई कोई मिस्टेक ना हो गया हो। 24 4 8 32, मिस्टेक तो हो ही गई। 24 2 4 8 32 33 34 70,440 आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? क्या करना है? जो पावर है 1 ऐड करनी है, -1 2 -1 3 की पावर 4। क्या होता है कहने का मतलब? कोई भी नंबर है वो इस फॉर्म का लिखा है, P1 K1 P2 K2 P3 K3, कहाँ तक भी लिखा है वो। तो क्या करना है? P1 की पावर K1 + 1 करना है, -1, नीचे P1 -1, फिर P2 की पावर K1 K2 + 1 -1 P2 -1, ऐसे करते हुए आपको चलना है। नेक्स्ट आ सकता है व्हाट विल बी दी सम ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 2160। क्या करेंगे? 2160 के ऑड फैक्टर हैं तो कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया 2160 को 2 की पावर 4 3 की पावर 3 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ऑड का सम चाहिए, इवन का काम नहीं है। काम नहीं है उसको बाहर ले लीजिए, अंदर 3 की पावर 3 बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा। क्या करेंगे यहाँ पर? ये हो जाएगा 3 की पावर 3 क्रॉस 5 की 1। मैंने क्या बताया? पावर में 1 ऐड करो, -1 बाय 3 -1, पावर में ऐड करो -1 बाय 5 -1। 80 बटे में 2 आएगा, 24 बटे में 4 आएगा, 40 गुना 6 आएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 240। आया समझ में? आंसर क्या आ जाएगा? 240। ठीक है, नेक्स्ट चलिए।
वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर 840 एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। 1 और उस नंबर को छोड़कर 840 के क्या फैक्टर बनेंगे। तो कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, 840 के फैक्टर बनेंगे। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे, 2 से 210 होगा, 3 से 2 से 105 होगा, 3 से 3 5 35 होगा, 5 से 7 होगा। इसका मतलब 840 को हम लिख सकते हैं 2 की 3 क्रॉस 3 की 1 क्रॉस 5 की 1 क्रॉस 7 की 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहा है तो क्या करते थे, पावर को उठाए 1 1 ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। यहाँ पर 1 + 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 + 1 आएगा। समझ में आया। ये 4 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आएगा। क्या आएगा, 32। लेकिन ध्यान रखना फिर भी आपका आंसर 32 नहीं होगा, क्योंकि इसमें एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द नंबर 840 एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। 1 और उस नंबर को छोड़कर। ध्यान रखना इस 32 के अंदर 1 भी इंक्लूड है और वो नंबर भी इंक्लूड है, लेकिन आपको उन दोनों को छोड़ना है। इसका मतलब आपका आंसर होगा 32 - 2 क्या, 30। समझ में आया। आपका आंसर क्या होगा, 32 - 2 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं हम। मैं अभी टीजीटी की भी मैराथन डालूंगी, आज नहीं, पहले पीआरटी की कराऊंगी सबसे पहले। इफ एन है 4 की पावर 11 जमा 4 की पावर 12 4 की पावर 13 14, तो एन को क्या लिखेंगे, 4 की 11 प्लस 4 की 12 प्लस 4 की 13 प्लस 4 की 14 लिख दिया यहाँ तक। यहाँ पर देखिए 4 की 11 कॉमन आएगा, 1 + 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 की क्यूब बचेगा, यही बचेगा। ये 4 की पावर 11 होगा, 5 16 16 और ये 16 ही आएगा ना, और ये 64 64 जमा 16 जमा 4 जमा 1 5 16 और 5 21, ये बनेगा 85। लिख दिया यहाँ तक। अब देखिए पॉजिटिव फैक्टर पूछे, नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे, तो क्या करते थे, प्राइम नंबर की पावर में। अभी 4 प्राइम नंबर नहीं है, 85 भी प्राइम नहीं है, तो 85 को लिख दिया 5 × 17, इसको 2 की पावर 2 की फॉर्म में लिख दिया। यही बचेगा 2 की पावर 22 गुना 5 की पावर 1 गुना 17 की पावर 1 हो गया। अब मुझे सारे के सारे नंबर प्राइम दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, यहाँ पर भी एक ऐड करेंगे, यहाँ पर भी एक ऐड करेंगे, टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 92। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है मैं बता देती हूँ कि मेरे जो लैपटॉप है इसमें प्रॉब्लम है, हो सकता है इतनी लंबी वीडियो एक साथ में ना डाल पाऊँ, क्योंकि इसकी लैपटॉप की बहुत पुराना हो चुका, तो मैं वीडियो को पार्ट करके डाल दूंगी। ठीक है, देखती हूँ कैसे डलेगी, लेकिन डालूंगी मैं, चाहे पूरी रात करके डालती रहूं, डालूंगी जरूर सारी को। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या रहेगा, 0.18 बार, जैसे 5 6 7 बार, 1 यहाँ पर 7 पर बार। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वहां पर 0.18 बार है, इसको या 18 डबल पर बार लगा लो पहले में, आप 18 डबल बार है। तो ये बार का मतलब होता क्या है, मैं पहले इसको समझा दूं। जैसे कि आपके पास है 0.333333 है, ये कोई नंबर है, मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर के लिए 0.333 को x मान लेती हूँ। मान लिया, मैं 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करती हूँ, तो एक डेसिमल लेफ्ट की साइड मूव कर जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, और ये 10x हो जाता है। इसको लिख देती हैं 3 + 0.3333 और ये 10x हो गया। ये 3 + x = 10x हो गया, जिसकी वजह से 3 = 9x हो गया। x यहाँ से मेरा 3/9 आया, मतलब कि 1/3 आया, या 3/9 तक काम है। इससे हमें पता चलता है, ये बार बताता है कि 181818 की मेरे पास रिपीटेशन है। जैसे मैंने कहा 5 6 7 बार है,
इसका मतलब 6767 की रिपीटेशन है, तो ये बार इंडिकेट करता है रिपीटेशन को। तो जिस पर बार है, जैसे 0.33 था, 33 बार बार रिपीट हो रहा था, तो मैं इसको लिख सकती थी 0.3 बार, और मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा आंसर आया 3/9। समझ में आया? मेरा आंसर क्या आया? 3/9। इससे हमें क्या पता चलता है कि मैं इस क्वेश्चन को अब किस तरीके से कर सकती हूँ। 0.18 बार है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 0.18 बार को 18/99। आया समझ में? 18/99। फिर आपके दिमाग में आएगा जिस पर बार नहीं है उसका क्या करूं? तो जिस पर बार नहीं है, जैसे 0.567 बार, 2 पर बार है, 5 पर बार नहीं है, उसका क्या करना है? 5 6 7, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस, कितने पर बार है? 2 पर। पॉइंटों के बाद एक नंबर ऐसा है जिस पर बार नहीं, उसकी जगह 0 लगाना है। समझ में आया? उसकी जगह क्या लगाना है? 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 562/990। फिर आता है कि 0.187 बार, एक पर बार है, औरों पर बार नहीं, तो इसको कैसे लिखेंगे? 187, किस पर बार नहीं है? 18 पर, उसको लिख दिया। कितने पर बार है? 1 पर। पॉइंट के बाद 2 नंबर ऐसे हैं जिस पर बार नहीं, उसकी जगह 0 लगा दिया। 17 में से 8 गए 9, ये आएगा 6। 169/900। समझ में आया? क्या आएगा? 900। ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे ये 2.23 बार ऐसे होता, तो अगर पॉइंट से पहले बार होती है, इसका मतलब क्या रहता है? इसका मतलब रिपीटेशन नहीं होता, बल्कि वो नंबर -2.3 होता है। इस नंबर का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। समझ में आया? वो बार किसको रिप्रेजेंट करती है? नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? वो कह रहा है 0.081 बार कैन बी एक्सप्रेस एज। अब ये जैसे ये आ गया तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 0.018 बार, तो मैंने आपको बता दिया। कितने 18 लिखा, कितने पर बार है? 2 पर बार है। एक 0 ऐसा है जिस पर बार नहीं, उसकी जगह क्या लिखेंगे? 0। आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, किसी रैशनल फॉर्म में रखना, ध्यान रखना। चलो मैं बताती हूँ उसको। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अच्छा क्वेश्चन रहेगा, मैंने डाला है शायद, मेरे हिसाब से तब आएगा, तब मैं बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहा है। परसेंट का क्वेश्चन है। 70% ऑफ द टोटल गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, दैट वन विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ध्यान रखना, परसेंटेज में जब भी कोई चीज कंप्लीट होती है तो वो 100% पर होती है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो कुल सामान का, मैंने कहा ये मेरा 100% सामान है, इसका 70%, इसका 70% वो कितने के प्रॉफिट पर बेच रहा है? 20%। 20% के प्रॉफिट का मतलब 1/5 पर। समझ में आया? और जो बच गया, बचा कितना? 30%, उसको 10% का लॉस का मतलब 1/10। ध्यान रखना, 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। अब देखिए कैसे निकालेंगे। 70% का सामान है, 1/5 के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब वो क्या कह रहा है? बाकी जो बचा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, बाकी 30% बचा। जो 30% बचा वो कितने के लॉस पर बेचा भाई? 1/10 के। इसका मतलब ये बिका -3% और ये बचा 14% के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो ओवरऑल उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 14% में से 3% का उसे लॉस हो गया, 11% का क्या हुआ? उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? परसेंटेज में से परसेंटेज को माइनस कर सकते हैं, किसी डायरेक्ट जैसे 2% -14 तब नहीं कर पाएंगे। मैंने परसेंटेज में से परसेंटेज को माइनस किया है, इसलिए मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। यदि किसी स्फीयर की रेडियस को कितना इंक्रीज कर दे? 10%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम? क्या होगा?
यदि रेडियस ऑफ ए स्फीयर है 10% इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम क्या होगा। इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ये 2D फिगर है या 3D फिगर है, या फिर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर वो सरफेस एरिया की बात करता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता। समझ में आया। अगर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम की बात करेगा तो 2/3 पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर क्यूब होगा। समझ में आया। और हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर चेंज हो, ये ध्यान रखना, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये क्या है? वॉल्यूम है। ये क्या है? सरफेस एरिया। यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जो चेंज होगा वो आर के अंदर होगा, और आर के अंदर कितनी बार चेंज होगा? आर क्यूब। इसका मतलब आर के अंदर 3 बार चेंज होगा। तो कितना चेंज हो रहा है? 10%। 10% का मतलब 1/10 अभी किया। इसका मतलब 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 3 बार होगा। यहाँ पर 1000 आएगा, यहाँ पर 1331 आएगा। कितने का चेंज हुआ? 1000 से 1331 का चेंज हुआ। इसका मतलब 331 का चेंज हुआ। किस पर हुआ? 1000 पर हुआ। गुना 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो जाएगा ये? 33.1% का चेंज आया। समझ में? कितना चेंज हो जाएगा? 33.1% का। नेक्स्ट देखना, किसी स्क्वायर की साइड को इंक्रीज किया जाता है 20%, तो वो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो एरिया के अंदर क्या चेंज होगा? यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइडें इक्वल होती है, यही स्क्वायर है। अब वो कह रहा है हर साइड को 20%। 20% का मतलब 1/5, 20/100, 1/5 इंक्रीज एरिया। एरिया स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो 4a होता है। सभी साइडों का टोटल सम पेरीमीटर कहलाता है। इसका मतलब एरिया में 2 बार चेंज होगा, 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, 25/36, ये 36 होगा। कितने का चेंज हुआ? 11 का चेंज हुआ। 11 का चेंज किस पर हुआ? 25 पर हुआ। गुना 100 होगा, 25 चौके 100, 44% होगा। आया समझ में? कितना होगा? 44% होगा। नेक्स्ट देखना, यदि नेक्स्ट में क्या कह रहा है? यदि किसी सर्कल की रेडियस को कितना कम किया जाए? 10%। 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। देन चेंज इन एरिया क्या होगा? तो यहाँ पर देखना क्या होगा? 10 से 1 कम हुई, 9 हुई, 10 से 1 कम हुई, 9 हुई। अब मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस पर 2 बार फर्क पड़ेगा। 10 और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, ये 81 होगा। कितने का चेंज हुआ? 10 में से 1 गए 9। 19 का चेंज हुआ, किस पर हुआ? 100 पर हुआ। हमेशा चेंज जब भी किसी चीज में चेंज होता है वो ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल आइटम, ओरिजिनल थिंग्स पर चेंज होता है, ओरिजिनल वैल्यू पर चेंज होता है, ओरिजिनल एरिया पर चेंज होता है। ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत कर देना। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कोई भी 4 सेंटीमीटर साइड का कोई क्यूब है, इसको 1 सेंटीमीटर साइड क्यूब में छोटे छोटे क्यूबों में कट किया गया है। अब वो कह रहा है इस कटिंग के बाद सरफेस एरिया में कितने % चेंज आएगा। देखिए एक बड़ा सा क्यूब है, ये एक बड़ा क्यूब है, दिख रहा है आपको। इसको छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर साइड के क्यूबों में कट कर दिया, जैसे ये कर दिया, इस तरीके से छोटे छोटे क्यूबों में कट कर दिया। तो मुझे बता रहा है कितना चेंज होगा। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा कि कितने बड़े क्यूब से ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब फॉर्म होंगे। उसके लिए क्या होता है? उसके लिए n निकालने का तरीका होता है बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, ये होगा 1 का क्यूब,
इसका मतलब ऐसे 64 क्यूब फॉर्म होंगे। कितने क्यूब फॉर्म होंगे? ऐसे 64 क्यूब फॉर्म होंगे। अब देखिए बात आती है सरफेस एरिया में। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। इसका मतलब बड़े वाले क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 96 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब बात करते हैं छोटे वाले सरफेस एरिया की क्यूब की। 6a², 1 का स्क्वायर 6 हुआ, लेकिन ध्यान रखना ये छोटे वाले एक क्यूब का 1 क्यूब का सरफेस एरिया आया। ऐसे 64 क्यूब बनेंगे तो उनका एरिया क्या आएगा? सरफेस एरिया 64 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 3 384। कितना चेंज हुआ ये देखते हैं। कितना चेंज हुआ इसको मैं यहाँ पर कर दूं। कितना चेंज हुआ? पहले 96 था, 96 से चेंज होकर 384 हुआ। कितने का चेंज हुआ? 288 का। हमेशा चेंज ओरिजिनल पर होता है। यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि नीचे बड़ी वाली कर देते हैं, नीचे छोटी नहीं आती। छोटी हो बड़ी हो मुझे इससे नहीं मतलब, मुझे हमेशा नीचे ओरिजिनल को रखना है। मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर क्या आएगा? 300% चेंज होगा। कितना? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? जो डाउट होते हैं उनको विद प्रेशर के साथ नोट क्या करो कि नेक्स्ट टाइम हमसे मिस्टेक नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है वैल्यू ऑफ ए मशीन डिक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। हर साल 10% कम हो रही है। ये भी बोल सकते हैं डिप्रिसिएट्स 10% एवरी ईयर।